एवरीवन, गुड इवनिंग। आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन। और आज के इस सेशन में विच इज़ लेसन 2, आज हमारा लेसन 2 है एंड वी विल टॉक अबाउट द म्यूटेबिलिटी एंड रिपेयर ऑफ डीएनए, दैट इज़ डीएनए रिपेयर सिस्टम्स हम पढ़ रहे हैं। तो कल लेक्चर 1 था, उसमें हमने डीएनए एरर क्या होता है उस बारे में बात की थी। हमने देखा था डीएनए एरर को म्यूटेशन कहते हैं, वो किन रीजंस की वजह से होता है, एज वेल एज हमने पूरे चैप्टर का एक लेआउट या पूरा प्लान चेक किया था कि चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज इस टॉपिक का सेकेंड लेसन है, जिसमें कि हम बात करेंगे मिसमैच रिपेयर सिस्टम के बारे में, क्योंकि हम म्यूटेशन का जो फर्स्ट रीज़न है, जो फर्स्ट कॉज है म्यूटेशन का, उसको रिपेयर करना आज हम सीखेंगे। सो बिफोर दैट लेट मी चेक वेदर आई एम ऑडिबल एंड विजिबल और नॉट। Yes, I am audible and visible. So start करते हैं आज की क्लास। हमने कल देखा था कि डीएनए एरर म्यूटेशन, हम बोल सकते हैं डीएनए एरर को। एंड अगर म्यूटेशन है, डीएनए एरर अगर है, तो वो हो सकता है जर्म सेल में, सोमैटिक सेल में। हमने ये देखा था जर्म सेल में होने से इट विल डिस्ट्रॉय द अपकमिंग जनरेशंस। अगर वो सोमैटिक सेल में है तो वो उसी वक्त में या उसी इंडिविजुअल में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर म्यूटेशन प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस या उसके कंट्रोलिंग रीजन्स में हो गया या एमआरएनए में हो गया, सो दीज थिंग्स विल कैन हैव वेरी बैड इफेक्ट्स। देन हमने देखा था कि म्यूटेशन का एक डायरेक्ट एग्जांपल हमने देखा था, या उसका जो रिजल्ट होता है वो देखा था, व्हाट दैट इज़ कैंसर। एंड कैंसर में हमने देखा था इन कैंसर द प्रोटीन्स विच कंट्रोल या विच गवर्न द सेल साइकिल, उनमें अगर म्यूटेशन आ जाता है तो कैसे वो कैंसर की तरफ जा सकता है। ये चीज़ें हमने देखी थी कल। उसके बाद में हमने देखा था फिर हमने देखा था कि म्यूटेशन अगर मतलब स्मॉल स्केल है एंड नॉट दैट डेंजरस, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन्स में अगर नहीं है, दैट कैन लीड टू वेरिएशन। एंड अगर वेरिएशन होगा तो ही इवोल्यूशन की तरफ हम जा पाएंगे। ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। फिर हमने देखा था म्यूटेशन, द कॉजेज ऑफ म्यूटेशन कैन बी रेप्लिकेशन एरर्स। हमने देखा था रेप्लिकेशन एरर्स आर करेक्टेड बाय प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म्स। लेकिन अगर प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म अगर उससे भी कुछ जगहों पर अगर म्यूटेशन है बिकॉज ऑफ रेप्लिकेशन, तो अगर वो मिस हो गया प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म की से, देन दैट इज़ कंट्रोल्ड या दैट इज़ टेकन केयर ऑफ बाय डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। हमने ये देखा था। तो म्यूटेशन का जो फर्स्ट रीज़न है दैट इज़ रेप्लिकेशन एरर। अगर रेप्लिकेशन के टाइम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, पेरेंट स्ट्रैंड को जब डॉटर स्ट्रैंड में रेप्लिकेट किया जाता है, उस वक्त में अगर कोई एरर आ जाता है तो उसे प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म से ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर प्रूफ रीडिंग से भी वो छूट गया, देन दैट हैज़ टू बी टेकन केयर बाय डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। नेक्स्ट हमने देखा था म्यूटेशन का रीज़न दैट इज़ एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हमने देखा था रेडिएशन। देन देखा था हमने केमिकल फैक्टर्स में एग्जाम्पल देखे थे। ये सब हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। कल हमने देखा था ओवरऑल आइडिया। देन ट्रांसपोजोन्स। सो दीज वेर द 4 रीजन्स वाई म्यूटेशन टेक प्लेस। एनवायरमेंटल और केमिकल हम एक साथ ही रख सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स करके रख सकते हैं। एंड रेप्लिकेशन एरर इज ड्यू टू द मैकेनिज्म, and transposons are the DNA sequences that basically relocate themselves। जहाँ उनका एक्चुअल लोकेशन था वहाँ से वो let's suppose एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन कोडिंग जीन है, जिससे let's suppose हीमोग्लोबिन का जीन है, एंड कोई और रीजन से अगर डीएनए का एक सीक्वेंस कट होके इस रीजन में यहाँ पे एंटर कर जाएगा, तो क्या वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाएगा? नो, वो बनाएगा फॉल्टी हीमोग्लोबिन। सो ट्रांसपोजॉन्स हम इन्हीं को कहते हैं जो एक रीजन से दूसरी रीजन में एंटर कर जाए। अगर वो यूजफुल जीन के अंदर में एंटर कर जाए, देन दैट कैन लीड टू म्यूटेशन। सो म्यूटेशन के ये ओवरऑल रीजन्स हमने देखे थे। देन तो म्यूटेशन देखने के बाद में हमने ये देखा था, अगर म्यूटेशन का एक बैलेंस है, देन दैट विल बी हेल्पफुल, दैट विल लीड टू वेरिएशन एंड नेक्स्ट दैट कैन लीड टू इवोल्यूशन।
Now let me tell you something about Unacademy. Unacademy is the largest platform where you can join to crack CSI NET entrance exam. My code is Shell K10. आपको Shell K10 कोड याद रखना पड़ेगा for maximum benefit. And as I take classes on YouTube, I also take classes on Unacademy's Learners app. You can download Unacademy's Learners app from Play Store, and from this app you can use many free products. The free products are special classes, टेस्ट एंड क्विज. तो ये स्पेशल क्लासेस, टेस्ट, क्विज फ्री प्रोडक्ट्स हैं. मैं ऐप पे क्लास लेती हूँ. जैसे कि कल स्पेशल क्लास फेस्टिवल है, तो बहुत सारी स्पेशल क्लासेस होने वाली हैं, बहुत मीनिंगफुल सेशंस होने वाले हैं. तो आप अगर मेरी उन क्लासेस को देखना चाहते हैं तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड ये कोड यूज़ करके आप उन क्लासेस को अनलॉक कर पाएंगे. एंड मैं कल क्लासेस जो लेने वाली हूँ दैट इज़ दे आर केमिकल बॉन्ड्स के ऊपर लेने वाली हूँ. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे. एंड अगर आपको अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप की क्लासेस एजुकेटर्स की अच्छी लगती हैं, दैन यूट्यूब की क्लासेस अच्छी लगती है. सो फॉर प्रॉपर गाइडेंस and for proper practice and revision you can also join Unacademy's subscription plans. There are 2 subscription plans, Plus and Iconic. In Plus and Iconic, both the subscription plans, the live classes are same. दोनों में सेम क्लासेस होती हैं. दोनों में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं एडुकेटर से. लाइव क्लासेस में आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस होगी, टेस्ट होंगे, देन रिविजन क्लासेस होंगी. बट Iconic is better than Plus because in Iconic you can get extra benefits like you will get a personal coach who can clear your doubts at personal level, as well as you can get bi-weekly reviews. आपकी स्टडी कैसी चल रही है, वीकली रिव्यूज़ आपको मिलेंगे, आपको स्टडी प्लानर मिलेगा, आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन, स्टडी मटेरियल्स, ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे. यहाँ पे प्लस के चार्जेस हैं. 1 मंथ का है 2900, 3 मंथ्स का है 6250, 2083 पर मंथ. 6 मंथ्स का है 11600, 1933 पर मंथ. 12 मंथ्स का है 14,500, 1,208 पर मंथ. एंड 24 मंथ्स का है 20,000 टोटल, 833 रुपीज़ पर मंथ. यहाँ पे आइकॉनिक के चार्जेस हैं. 6 मंथ्स का है 18,000 टोटल, 3,000 पर मंथ. 12 मंथ्स का है 26,000 टोटल, 2,167 पर मंथ. एंड 24 मंथ्स का है 45,000 टोटल, 1,875 पर मंथ. दोनों में ही आप अगर मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, एंड EMI में भी पेमेंट कर सकते हैं. देन एक प्राइस हाइक अलर्ट है. अनअकैडमी पे प्लस एंड आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन के चार्जेस 3 मंथ्स के इंक्रीज़ होने वाले हैं. सो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है फॉर प्रॉपर गाइडेंस, फॉर प्रॉपर प्रिपरेशन, यू कैन एनरोल नाउ. As well as there is a mega offer. If you buy 12 months subscription you will get 2 months extra within 8 to 15 September. तो बेस्ट है कि आप 8 से 15 सितंबर के बीच में सब्सक्रिप्शन लेंगे. आप प्राइस हाइक से भी बच जाएंगे एंड आपको फ़ायदा भी मिलने वाला है. देन और एक बेनिफिट है, आपको पहले 10% ऑफ ही मिलता था शेल K10 कोड यूज़ करने से, लेकिन अब आपको 25% ऑफ मिल सकता है ये कोड यूज़ करने से विद इन 13 से 17 सितंबर. अगर आप 13 से 17 सितंबर के बीच में सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आपको 25% ऑफ मिलने के चांसेस हैं. ऑन चांसेस नहीं है, पक्का है 25% ऑफ आपको मिलेगा 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में. सो ये आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं. एज वेल एज ये एक बहुत अच्छा सा बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर केमिकल साइंसेस from 15th September. So you can also inform about this to your friends. So now let's begin with our chapter. फिर हमने देखा था कि म्यूटेशन को रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है. सोर्सेज ऑफ म्यूटेशन देखे थे, ये सारी चीज़ें देखी थी. फिर रेप्लिकेशन एरर, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं. सो हमने देखा था कि म्यूटेशन का सबसे फर्स्ट रीज़न देखा था रेप्लिकेशन एरर. एंड रेप्लिकेशन एरर टेक्स प्लेस मेनली ड्यू टू टॉटोमेरिज्म. टॉटोमेरिज्म हमने देखा था. टॉटोमेरिज्म में देखा था कि लॉस या गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है. जैसे कि यहाँ पे साइटोसिन में इट इज़ एन अमीनो फॉर्म ऑफ साइटोसिन, बट ड्यू टू द लॉस ऑफ दिस हाइड्रोजन इट हैज़ बिकम एन इम्यूनो साइटोसिन. यहाँ पे देख सकते हैं ग्वानिन जो है कीटो फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे एक गेन हुआ है हाइड्रोजन का, देख सकते हैं, जिसकी वजह से वो इनॉल में कन्वर्ट हो गया है. तो इस तरह से टॉटोमेरिज्म इज़ द रीज़न बिहाइंड द एरर्स ऑफ रेप्लिकेशन. मतलब अगर साइटोसिन का अमीनो और इम्यूनो दोनों फॉर्म प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में, तो ये भी हो सकता है कि डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म अमीनोसाइटोसिन के जगह पे इम्यूनोसाइटोसिन इनकॉर्पोरेट कर दे. एंड अगर इम्यूनोसाइटोसिन इनकॉर्पोरेट कर जाएगा सो दैट विल नॉट फॉर्म प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ ग्वानिन इन द पैरेंटल चेन.
अगर ग्वानिन में पैरेंटल चेन है, अगर पैरेंटल चेन में ग्वानिन है एंड डॉटर स्ट्रैंड है ये वाला, एंड डॉटर स्ट्रैंड में यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन लगाना ज़रूरी है। लेकिन साइटोसिन का अमीनो इम्यूनो दोनों फॉर्म प्रेजेंट है सेल में, तो अगर अमीनो फॉर्म की जगह पे इम्यूनो फॉर्म आ जाएगा, दैट कैन ऑल्सो बी अ रीज़न फॉर रेप्लिकेशन एरर। ओके प्रियंका बेटा हेलो। ओके सो लैक्टम लैक्टिम डबल लैक्टिम हमने ये चीज़ें देखी थी, तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें देखी थी हमने। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ म्यूटेशन देखा था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स डेवलप कर सकती हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ मिसमैच रिपेयर सिस्टम, MMR भी बोलते हैं इसको। आज हम रेप्लिकेशन एरर्स के बारे में ही बात करने वाले हैं कि रेप्लिकेशन एरर्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे ठीक किया जाता है। आज हम रेप्लिकेशन एरर का रिपेयर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो रेप्लिकेशन एरर क्यों होता है, फिर रिपेयर, इस तरह से हम चारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या रेप्लिकेशन एरर आज हो जाएगा, फिर एनवायरमेंटल, फिर केमिकल, फिर ट्रांसपोजन्स, उसके बाद एरर का जो रिपेयर पाथवेज एंड टॉलरेंस। मैंने बताया था आपको कि कई बार सेल्स जो होते हैं वो टॉलरेट करने की कोशिश भी करते हैं किसी एरर को, तो टॉलरेंस कैसे होता है एक सेल में वो भी चेक करेंगे। सो लेट्स बिगिन अवर टॉपिक विथ मिसमैच रिपेयर सिस्टम। मिसमैच रिपेयर सिस्टम हमने कल देखा था, रेप्लिकेशन एरर्स कैन बी ड्यू टू टॉटोमेरिज्म। ठीक है, लेट मी राइट दिस ओवर हियर। इसके अलावा और भी क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपल ट्रांजिशन, नेक्स्ट रीजन कैन बी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या है, पायरिमिडिन टू पायरिमिडिन अगर रिप्लेसमेंट हो सकता है, नहीं तो प्यूरिन से प्यूरिन सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। मतलब क्या है, देखिए टॉटोमेरिज्म जो है वो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन होता है ना। मतलब ये एक पेरेंटल स्ट्रैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम, यहाँ पे डॉटर स्ट्रैंड बन रहा है 3 प्राइम से 5 प्राइम की डायरेक्शन में। दिस इज इन अंडर सिंथेसिस, अंडर कंस्ट्रक्शन। इस अंडर कंस्ट्रक्शन के टाइम में यहाँ पे A है तो यहाँ पे T आएगा, यहाँ पे G है तो यहाँ पे C, ये C अगर इम्यूनो आ गया तो दैट विल बी द टॉटोमेरिक फॉर्म ऑफ C। दिस विल बी अ रेप्लिकेशन एरर दैट इज ड्यू टू टॉटोमेरिज्म। अब एक नॉर्मल DNA है, उसमें अगर ट्रांजिशन आ गया, मतलब ट्रांजिशन में क्या होता है, एक पायरिमिडिन, पायरिमिडिन क्या क्या है, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, 3 पायरिमिडिन है। तो लेट्स सपोज साइटोसिन एंड थाइमिन DNA में होता है, तो लेट्स सपोज कहीं DNA में साइटोसिन है, वो साइटोसिन अगर थाइमिन से रिप्लेस हो जाए, दैट विल बी ट्रांजिशन, पिरिमिडिन टू पिरिमिडिन टाइप। वैसे प्यूरिन टू प्यूरिन टाइप होता है ट्रांजिशन। क्या उसमें क्या होता है, प्यूरिन्स है कौन, एडेनाइन ग्वानाइन। अगर DNA में कहीं एडेनाइन है वो रिप्लेस हो गया ग्वानाइन से, दैट विल बी प्यूरिन टू प्यूरिन ट्रांजिशन। तो हमने देखा टॉटोमेरिज्म ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। अभी हम ट्रांजिशन में पायरिमिडिन से पायरिमिडिन अगर रिप्लेस हो जाए, कोई एक पायरिमिडिन है उसकी जगह पे दूसरा पायरिमिडिन अगर रिप्लेस हो जाए, वैसे ही अगर प्यूरिन है और प्यूरिन से रिप्लेस हो जाए तो उसे कहा जाएगा ट्रांजिशन। नेक्स्ट है ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन में क्या होगा, ट्रांसवर्जन में पायरिमिडिन से प्यूरिन में कन्वर्जन हो सकता है, प्यूरिन से पायरिमिडिन में कन्वर्जन। प्रियंका बेटा कल स्पेशल क्लास में मैं ये स्टार्ट करने वाली हूँ ऐप पे, बफर एंड पीएच वगैरह का कल इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए क्या क्या मैंने बोला, टॉटोमेरिज्म ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, फिर ट्रांजिशन में क्या था, तो ट्रांजिशन में प्यूरिन से प्यूरिन, पायरिमिडिन से पायरिमिडिन, ट्रांसवर्जन में प्यूरिन से पायरिमिडिन। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि अगर लेट्स सपोज कहीं C है और वो A में अगर कन्वर्ट हो जाए, दैट विल बी ट्रांसवर्जन। लेकिन अगर C है और वो T में कन्वर्ट हो जाए, दैट विल बी ट्रांजिशन। अगर सेम फैमिली में चेंजेस आ रहे हैं, अगर पायरिमिडिन ही पायरिमिडिन में चेंज हो रहा है ट्रांजिशन, पायरिमिडिन प्यूरिन में चेंज हो जा रहा है ट्रांसवर्जन। सो ये एक और टाइप का चेंज है। दूसरे म्यूटेशंस और कौन से हो सकते हैं, सिंपल इंसर्शन या डिलीशन, मतलब किसी एक न्यूक्लियोटाइड का इंसर्शन हो गया या डिलीशन हो गया, तो यहाँ पे इंसर्शन या डिलीशन सिंपल एक न्यूक्लियोटाइड का, इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट म्यूटेशन। तो सिंपल इंसर्शन एंड डिलीशन एट अ सिंगल प्लेस कैन बी कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, उसके बाद में और क्या हो सकता है, इसके अलावा बहुत बड़े बड़े अगर चंक्स DNA के इंसर्ट या डिलीट हो जाए या रीअरेंज हो जाए,
तो ये भी कुछ रीजंस हो सकते हैं म्यूटेशन के। एंड इसका जो चेंजेस हो सकता है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोजॉन की वजह से, जैसे कि मैंने बोला डीएनए लेट्स सपोज नंबर 5 है, या डीएनए को तो नंबर नहीं करते हैं, डीएनए जो क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है, तो क्रोमोसोम नंबर 5 में लेट्स सपोज ये डीएनए है, इसका ये एक चंक कट के, एक पोर्शन कट के क्रोमोसोम नंबर 7 में लेट्स सपोज इंसर्ट हो गया, तो ये यहाँ पे आके इंसर्ट हो गया, ये वाला तो हुआ ना ये इंसर्शन, और ये एक जगह से दूसरी जगह एक डीएनए का दूसरे डीएनए में इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है बड़े बड़े पोर्शंस ऑफ डीएनए की इंसर्शन या डिलीशन, और यही इंसर्शन या डिलीशन अगर ट्रांसपोजॉन की वजह से भी हो सकता है। सो हमने क्या क्या देखा, रेप्लिकेशन एरर्स, ये सब आपको पता होगा, पहले हमने पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो कि टॉटोमेरिज्म की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिशन, ठीक है, फिर ट्रांसवर्शन, ठीक है, फिर पॉइंट म्यूटेशन जिसमें कि एक ही न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट या डिलीट हो, देन बड़े बड़े न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस इंसर्ट या डिलीट हो जाए, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोजॉन्स की वजह से। जैसे कि पॉइंट म्यूटेशन अगर हुआ है तो लेट्स सपोज एक डीएनए है, डीएनए सीक्वेंस में लिख रही हूँ, ACCGTACCT, ये हमारा डीएनए सीक्वेंस है, एक जीन है, ठीक है। इसमें एक इंसर्ट हो गया एक्स्ट्रा, लेट्स सपोज एक टी एक्स्ट्रा इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब इससे जो एमआरएनए बनेगा, जो पहले से जो एमआरएनए बनता वो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। टी का होगा GGC, ये टी तो नया एंटर किया है, इस टी का लिख लेते हैं, क्या होगा AUGGA, ये है नॉर्मल एमआरएनए, ठीक है। अब जो इंसर्शन हुआ है उसका एमआरएनए लिख लेते हैं, ठीक है, UGGCAAUGGA, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एक A है, यहाँ पे 2 A है। अब रीडिंग फ्रेम देखिए चेंज हो गया ना, UGGCAUGGA, अब हो गया यहाँ पे UGGCAAUGGA, ये एक्स्ट्रा रह गया इंसर्शन की वजह से, ये हो गया पॉइंट म्यूटेशन विच चेंजेस द रीडिंग फ्रेम। एंड अगर इसको, इस एरर को ठीक नहीं किया जाएगा, डैट विल मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेरी सीरियस डिजीजेस या वेरी सीरियस प्रॉब्लम्स, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया आपको पता होगा, दैट इज़ ऑल्सो अ केस ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये रीजंस हो सकते हैं एरर्स इन म्यूटेशन का, एरर्स इन डीएनए का, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्या क्या हो सकता है, रेप्लिकेशन एरर, दैट इज टॉटोमेरिज्म, देन ट्रांजिशन जिसमें कि प्यूरिन अगर है किसी जगह पे, अगर डीएनए में कहीं पे ए है वो रिप्लेस लेट्स सपोज जी से हो जाए, कहीं जी है वो रिप्लेस हो जाए ए से, दैट विल बी ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन विल बी ए टू जी और जी टू ए, ठीक है। ट्रांसवर्शन, ट्रांसवर्शन में क्या हो जाएगा, तो सी विल बी रिप्लेस्ड विथ टी और टी विल बी रिप्लेस्ड विथ सी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सी विल बी रिप्लेस्ड विथ टी और टी विल बी रिप्लेस्ड विथ सी। पॉइंट म्यूटेशन, प्लस और माइनस ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब उसके बाद प्लस और माइनस, इंसर्शन या डिलीशन ऑफ ए लार्ज सेगमेंट या ग्रॉस रीअरेंजमेंट। ग्रॉस रीअरेंजमेंट मतलब ऐसा भी हो सकता है, जो एक सेगमेंट है डीएनए का, लेट्स सपोज ये डीएनए है, ये वाला सेगमेंट यहाँ से कट होके यहाँ पे जाके ऐड हो जाए, तो उसका पोजीशन चेंज हो जाए, तो ग्रॉस रीअरेंजमेंट। तो ये आपने डिटेल में अलग से पढ़ा होगा, यहाँ पे बस थोड़ा ही जानने की ज़रूरत है क्योंकि हमें मेन रिपेयर पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे सारे नाम नहीं दिए जा रहे हैं। आपको पता होगा कि इसके बहुत सारे नाम हैं, तो पैरासेंट्रिक एंड पेरीसेंट्रिक, हम ये सारी बातें करते हैं ना यहाँ पे आके, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं पढ़ के हम सीधे रिपेयर के ऊपर जा रहे हैं, या इसलिए हम म्यूटेशन किस वजह से हो रहा है वो ना पढ़ के, क्योंकि म्यूटेशन फिर अलग टॉपिक है, यहाँ पे हमें रिपेयर पढ़ना है। तो रिपेयर के लिए बस थोड़ा बहुत जानने की ज़रूरत थी, क्या क्या होता है, फ्रेशन अप हो गया आपका कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये फिर अलग सा टॉपिक है, आपको पता है यहाँ पे फिर बहुत सारे अलग से आ जाएंगे चीज़ें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इतना ही यहाँ पे जानने से बहुत काफ़ी है। अब हम देखते हैं कि कैसे इसको रिपेयर किया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ए से जी या टी से सी, देखिए अगर ए जो है वो जी से रिप्लेस हो जाएगा तो ए पहले टी से, ए जो है जी से रिप्लेस होगा तो ए टी से
बॉन्ड हो रहा था, लेकिन अब G A की जगह पे आ गया तो वो C से बॉन्ड होगा। वैसे यहाँ पे देख सकते हैं A जो है वो C से रिप्लेस हो सकता है, T G से, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है, T A से, A T से। यहाँ पे देखिए ये एरोस का मतलब वही है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्शन का ही डायग्राम है जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। यहाँ डिटेल में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें एरर के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें रिपेयर के बारे में पढ़ना है। सो आगे बढ़ते हैं। इतना तो ओवरऑल पता चल गया कि डीएनए में कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम्स डेवलप करती है। अब डीएनए या क्रोमोसोम में कुछ रीजन्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे बहुत ईजिली प्रॉब्लम डेवलप कर जाती है, जिन्हें कहा जाता है हॉट स्पॉट्स, वेयर म्यूटेशन अराइज एट अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी दूसरे साइट्स के कंपैरिजन में। ठीक है, ऐसा अगर है और अगर वो किसी इंपॉर्टेंट रीजन में है, देन दैट विल लीड टू वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, वेरी सीरियस डिजीजेस इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। दीज म्यूटेशन प्रोन सीक्वेंसेस, ये जो म्यूटेशन प्रोन सीक्वेंसेस है ये बेसिकली डाई, ट्राई और टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है विच आर कॉल्ड एज डीएनए माइक्रोसैटेलाइट्स। मतलब जैसे कि CA CA CA, ये एक कॉमन एग्जांपल है रिपीट का। मतलब हमारे डीएनए में कई जगहों पर CA का रिपीट होता है। ठीक है, तो ये जो CA का रिपीट है, ऐसे रीजन्स अगर हो जैसे कि CA का रिपीट, फिर हमने सुना है CG आइलैंड के बारे में भी सुना है जहाँ पे CG का रिपीट्स होता है, सॉरी जहाँ पे CG का रिपीट होता है। सो हॉटस्पॉट्स बेसिकली वो रीजन्स है जहाँ पे या तो कोई 2 न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेड रीजन होगा, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है, या तो 3 न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेड रीजन होगा, जैसे कि लेट्स सपोज CAG, इस तरह से यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड का रिपीट है, या तो 2 नहीं तो 4 का भी हो सकता है, जैसे कि GATC, इस तरह से भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए 4 न्यूक्लियोटाइड का रिपीट है। ठीक है, तो हॉटस्पॉट्स बेसिकली वो रीजन्स हैं डीएनए के जहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड, कोई भी रैंडम कुछ भी हो सकता है, उसका रिपीटेड हो, या 3 का रिपीटेड हो, या 4 का रिपीटेड हो। ठीक है, तो ये रीजन्स हमारे डीएनए में बहुत सारी जगहों पर हैं, जैसे कि CG आइलैंड के बारे में आपने सुना है, CG आइलैंड्स बहुत सारे हैं, वैसे CA रिपीट्स बहुत सारे हैं, GATC रिपीट्स लेट्स सपोज बहुत सारे हैं। तो ऐसी जगहों को हॉटस्पॉट्स कहा जाता है एंड इन रीजन्स में बहुत ईजिली म्यूटेशन हो जाता है। क्यों, वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखा है CA रिपीट्स एंड हाँ, इन रीजन्स को डीएनए माइक्रोसैटेलाइट भी कहा जाता है। डीएनए माइक्रोसैटेलाइट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रीजन्स जो होते हैं ये हर इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से अलग होता है। लेट्स सपोज क्रोमोसोम नंबर 1 है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 में लेट्स सपोज CA का रिपीट 100 टाइम्स। ठीक है, वैसे ही उसके दूसरे स्ट्रैंड में होगा, क्या होगा, GT इस तरह से रिपीट होगा 100 टाइम्स। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 में। किसी और इंसान में या किसी और इंडिविजुअल में क्रोमोसोम नंबर 1 में यही रिपीट हो सकता है 90 टाइम्स ही हो, किसी में 80 टाइम्स ही हो। एंड ये एक इंडिविजुअल का यूनिक होता है, ये पैटर्न यूनिक होता है कि मेरे अंदर ये हॉटस्पॉट कितने नंबर में रिपीट हुए होंगे। ठीक है, इसलिए इन्हें कहा जाता है डीएनए माइक्रोसैटेलाइट्स। डीएनए माइक्रोसैटेलाइट्स क्यों? क्योंकि ये इस तरह से रिपीट होते हैं एंड दे कैन बी यूज्ड टू फॉर आइडेंटिफिकेशन। इनको आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर 100 है, 90 है किसी में 80 है, तो ये हुआ ना एक यूनिक प्रिंट। जिस तरह से फिंगरप्रिंट होते हैं इस तरह से ये भी तो यूनिक प्रिंट्स हो गए। तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है डीएनए माइक्रोसैटेलाइट्स। ठीक है, एंड यहाँ पे देख सकते हैं इसकी ये इजी क्यों है या ये यहाँ पे आसानी से म्यूटेशन क्यों हो पाता है? बिकॉज द रेप्लिकेशन मशीनरी हैज़ डिफ़िकल्टी कॉपिंग सच रिपीट्स एक्यूरेटली। यहाँ पे आसानी से म्यूटेशन हो जाता है बिकॉज इन दीज रीजन्स द रेप्लिकेशन मशीनरी कैन नॉट कॉपी प्रॉपरली। यहाँ पे रेप्लिकेशन मशीनरी फेल कर जाती है विच इज़ कॉल्ड एज स्लिपेज। ठीक है, तो ये जो स्लिपेज है इस वजह से, मतलब जैसे कि 100 CA सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, मेरे अंदर 100 CA सीक्वेंसेस हैं, इनको कॉपी करने के टाइम में मेरे अंदर प्रॉब्लम आएगी रेप्लिकेशन मशीनरी को। तो 100 CA की जगह पे वो लेट्स सपोज 98 ही कॉपी कर पाए पेरेंटल स्ट्रैंड से डॉटर स्ट्रैंड। तो ये हुआ ना, डिलीशन हो गया ना 2 कॉपी का।
तो दिस स्लिपेज इंक्रीजेस और reduces the number of copies of the repeated sequence. As a result, the CA repeat length at a particular site on the chromosome is often polymorphic in a population. This polymorphism provides a convenient physical marker for mapping inherited diseases. मतलब अगर 100 है और वो 98 हो गया तो ये हुआ ना डिलीशन. इसी तरह से किसी में 105 भी हो सकता है एडिशन. ठीक है, तो ऐसा होने से क्या हो जाता है कि लेट्स सपोज जैसे अभी मैंने बोला क्रोमोसोम नंबर 1 के एक पर्टिकुलर साइट में 100 थे जो कि 98 हो गए. अब तो हुआ ना, मैं अलग हुई ना किसी और से, क्योंकि मेरे बॉडी में तो रेप्लिकेशन का रेट कुछ और है, यानी मेरी बॉडी में रेप्लिकेशन किसी और की बॉडी के रेप्लिकेशन से अलग है. तो मेरी बॉडी में जो स्लिपेज होगा, जो एडिशन या डिलीशन होगा इन रिपीटेड सीक्वेंसेस का, उसका नंबर किसी और से तो अलग होगा ना. तो ये पॉलीमॉर्फिज्म होगा कि नहीं पॉपुलेशन में. मेरी बॉडी में अलग स्लिपेज है, किसी और की बॉडी में अलग स्लिपेज है. तो दिस इज कॉल्ड एज polymorphism, and this can be easily used as a physical marker for mapping inherited mutations such as mutations that increase the propensity to certain diseases in humans. मतलब क्या हो गया, अगर लेट्स सपोज मेरे बॉडी में 98 ही है, ठीक है, किसी के पास लेट्स सपोज 98 कॉपीज़ ना होके किसी के पास 105 है कॉपीज CA का, एक पर्टिकुलर रीजन में ही क्रोमोसोम के उस पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर साइट में ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत सारे नंबर में वो कॉपीज़ रह सकते हैं. क्योंकि जब गैमेट्स बन रहे थे, जब रेप्लिकेशन हो रहा था, उस वक्त में स्लिपेज हो सकता है. स्लिपेज होने से मेरे पास अलग नंबर में रह सकते हैं CA का रिपीटेड सीक्वेंस, किसी और के पास अलग होगा. मेरे ही घर में मेरे सिबलिंग्स का मेरे से अलग होगा. तो ये हुआ पॉलीमॉर्फिज्म इन पॉपुलेशन, एंड ये हर इंसान का किसी और से अलग ही रहता है. तो इस तरह से हम मार्क कर सकते हैं, फिजिकल मार्कर फॉर मैपिंग इनहेरिटेड म्यूटेशन सच एज म्यूटेशंस दैट इंक्रीज द प्रोपेंसिटी टू सर्टेन डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग्स. अब देखिए, स्टैंडर्ड लेट सपोज 100 है, मतलब 100 नॉर्मल है, लेकिन अगर 98 है हो गया है या 105 है, तो ये हो सकता है ना कि ये एक रीज़न हो सकता है डिजीज़ का. तो हम अगर 100 है 98 हो गया है या 105 हो गया है, तो हम इसे चेक कर सकते हैं ना कि 98 हो गया है मतलब प्रॉब्लम है, 105 होने से भी प्रॉब्लम है. तो इन रीजन्स को फिजिकल मार्कर की तरह यूज़ किया जा सकता है इनहेरिटेड डिजीज़ेस के लिए. अगर इनहेरिटेड डिजीज़ होगा तो इसी तरह से होगा ना, 100 से 98 हो जाएगा, नहीं तो 100 से 105 हो जाएगा. तो प्रोपेंसिटी मतलब होता है चांसेस ऑफ ऑकरेंस. तो चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ सर्टेन डिजीजेस यहाँ पे इस तरह से देखा जा सकता है. तो इस तरह से अगर DNA के अंदर हम देखें तो हमने देखा कि म्यूटेशन किस किस रीज़न से हो सकता है. अगर म्यूटेशन रेप्लिकेशन एरर की वजह से हो रहा है तो दैट कैन बी टॉटोमेरिज्म. रेप्लिकेशन के टाइम में टॉटोमेरिज्म, अगर टॉटोमेरिक फॉर्म्स है नाइट्रोजिनियस बेसिस के, वो टॉटोमेरिक फॉर्म्स इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, दैट कैन लीड टू रेप्लिकेशन एरर, दैट कैन लीड टू रेप्लिकेशन एरर. एज वेल एज कभी ट्रांजिशन भी हो सकता है, कभी ट्रांसवर्जन भी हो सकता है, कभी डिलीशन या एडिशन या डुप्लीकेशन हो सकता है, जिसको हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड का. कभी लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का डिलीशन या एडिशन हो सकता है, एंड कभी रीअरेंजमेंट भी हो सकता है. ठीक है, ये चीज़ें हमने देखी. उसके बाद हमने देखा DNA का स्पेशल रीजन्स होते हैं जिसे कहा जाता है हॉटस्पॉट्स. हॉटस्पॉट्स में क्या होता है, 2 न्यूक्लियोटाइड नहीं तो 3 नहीं तो 4, किसी भी 2, 3 या 4 सेट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, जो कि बहुत बार रिपीट होते हैं. ऐसा नहीं है कि ये हर बार नया होता है. हर इंसान के बॉडी के अंदर में या हमारे सेल्स में, हमारे DNA में हमें हॉटस्पॉट्स पता है जहाँ पे CA का रिपीट है. जैसे कि हमने CA रिपीट के बारे में एग्जाम्पल बात किया, CG आइलैंड के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं. तो हमारे जीनोम में इस तरह से रिपीटेड सीक्वेंसेस बहुत सारे होते हैं, और अगर ये रिपीटेड सीक्वेंसेस प्रेजेंट है तो उस रीजन में रेप्लिकेशन स्लिपेज होने के चांसेस हैं. चांसेस क्या है कि ये जो CA का जो रिपीटेड होता है, नंबर बहुत बार रिपीट होते हैं ये जो न्यूक्लियोटाइड के सेट का, उसके रेप्लिकेशन में एरर आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है. और अगर एरर है तो वो आसानी से चेक हो सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड नंबर हमको पता होगा कि कितना होना चाहिए. अगर उससे कम डिलीशन
उससे ज़्यादा एडिशन अगर है किसी इंडिविजुअल में तो हम इसे फिजिकल मार्कर की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डीएनए माइक्रो सैटेलाइट्स भी कहा जाता है इन रीजन्स को। अच्छा, अगर ये स्लिपेज, ये सीए या सीजी जो रिपीटेड सीक्वेंसेस हैं, ये किसी इंपॉर्टेंट रीजन में अगर है, उस इम्पॉर्टेंट रीजन का कोई एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन बनने वाला है, तो वो डिजीज़ कॉज कर सकता है, कोई जेनेटिक डिजीज़ कॉज कर देगा। एंड अगर मेरे अंदर में वो प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज मेरे अंदर में किसी इम्पॉर्टेंट प्रोटीन कोडिंग रीजन में, लेट्स सपोज ये डीएनए है, ये जीन है हमारा, इस जीन से लेट्स सपोज एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन बन रहा है, ये प्रोटीन एंजाइम बनेगा, लेट्स सपोज ग्लाइकोलिसिस का पाथवे का एंजाइम बनेगा, ठीक है। इसी जीन में, इसी जीन के प्रमोटर में, यहाँ पे प्रमोटर है, यहाँ पे सीजी का रिपीट है, इसी सीजी के रिपीट में अगर रेप्लिकेशन के टाइम में स्लीपेज हो गया, 100 सीजी के जगह पे लेट्स सपोज 50 हो गया, तो क्या होगा? 100 से अगर 50 हो जाएगा, या 50 तो नहीं, लेट्स सपोज 100 से 102 हो गया, ठीक है। तो ये 100 से 102 जो हो जाएगा स्लिपेज, क्या हुआ? एरर हुआ ना, क्या हुआ? एडिशन हुआ। ये जो एडिशन ये इंपॉर्टेंट रीजन में हो गया, दैट विल लीड टू सम डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर। मेरे अंदर में अगर ये है तो ये नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगा, है ना। एंड यही अगर किसी नॉन कोडिंग रीजन में हुआ या ऐसे जीन में हुआ जो कि हाँ जी नॉन कोडिंग रीजन में हुआ, तो उस वजह से वहाँ पे इसे हम वैसे यहाँ पे भी इसको माइक्रो सैटेलाइट बोलेंगे, ठीक है। इसको ये जो सीजी का रिपीट है या कहीं पे सीए का रिपीट, जहाँ पे भी रिपीट होगा उन्हें माइक्रो सैटेलाइट ही कहा जाएगा, ठीक है। एंड ये माइक्रो सैटेलाइट्स जो होंगे इसमें रेप्लिकेशन का स्लिपेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब रेप्लिकेशन एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सोनिया बेटा गुड इवनिंग। एरर मतलब अगर 100 कॉपी है तो 100 है तो 98, तो ये स्लिपेज होने के चांसेस हैं। और अगर ये इंपॉर्टेंट रीजन्स में होगा तो डिजीज़ डेवलप करेगा, एंड अगर डिजीज़ डेवलप करेगा तो मैं किसी और से तो अलग हो ही जाऊंगी, पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाएगा इसको। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक ही चीज़ के डिफरेंट वैराइटीज़, एक ही सीजी रीजन का रिपीट जो है, लेट्स सपोज इस एंजाइम के प्रमोटर रीजन में है, तो ये जो है ये हर इंडिविजुअल में अगर 10 लोग हैं एक पॉपुलेशन में, तो 10 में से अगर 2 में भी स्लिपेज हो गया तो ये 100 से 102 हो जाएगा, या 100 से 98 हो गया है अगर, तो ये पॉलीमॉर्फिक हुआ कि नहीं? वही रीजन ये 10 में अलग अलग टाइप का दिख रहा है कि नहीं? कुछ में कॉमन है, नॉर्मल है, कुछ में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा एडिशन वाला है या सब्सट्रैक्शन वाला है, डिलीशन वाला है या एडिशन वाला है, तो उस केस में डिजीज़ डेवलप करेगा। अगर इम्पॉर्टेंट रीजन में है तो डिजीज़ डेवलप करेगा, तो उसे फिर स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर करेंगे हम। स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करने से पता चलेगा, तो एज अ मार्कर इसलिए बोल रहे हैं कि एज अ मार्कर यूज़ किया जा सकता है, और इन्हें डीएनए माइक्रो सैटेलाइट्स कहते हैं इन रीजन्स को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैम आईसीएमआर का एग्ज़ाम हो गया, बेसिक क्वेश्चंस वेयर देयर आई डिड 95, डोंट नो व्हाट विल हैपन नाउ। सोनिया बेटा आईसीएमआर में काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं और काफ़ी इजी आते हैं, लेकिन यही लगता है कि वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में कि मुझे सब आता है, मैं सब कर लूँगी या कर लूँगा, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि वहाँ पे गलत होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। सो आई होप आपका अच्छा हो, क्योंकि 95 किया है तो काफ़ी कॉन्फिडेंस था तभी इतना अटेम्प्ट किया, तो मतलब आपको आंसर का पता था तो किया है। सो ऑल द बेस्ट रिजल्ट्स का, आपके फेवर में रिजल्ट आए एंड हो जाए आपका टॉप 150 में, टॉप 120 आपको आना होगा। सो टॉप 120 इन द कंट्री आप आ जाएँ तो दैट विल बी वेरी 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 नाइस एंड अ गुड न्यूज़ फॉर अस ऑल्सो, क्योंकि आप हमारे वीडियोज़ को देख के अगर टॉप 120 में आ जाएंगे तो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। सो ऑल द बेस्ट एंड रिजल्ट आने से बोलना ज़रूर, ठीक है। फाइनली आपको JRF मिल जाए जो आपको चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब ये एरर्स की बात तो कर ली, क्या क्या? ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, टॉटोमेरिज्म, पॉइंट म्यूटेशन, बड़े बड़े रीजन्स का कटना, ऐड हो जाना ट्रांसपोजॉन्स की वजह से, देन ग्रॉस रीअरेंजमेंट, बहुत सारे रीजन्स रीअरेंज हो जाना, ये सारे के बारे में बात किया। अब ये प्रूफ रीडिंग के अंडर में आएंगे। प्रूफ रीडिंग के बारे में हमने जाना है, हमें पता है ऑलरेडी, हमें पता है। सुनिए बेटा, ऑल द बेस्ट। प्रूफ रीडिंग में क्या हमने देखा था?
प्रूफ रीडिंग में डीएनए पॉलीमरेज जब सिंथेसिस करके जाता है, अगर ये एक पेरेंटल स्ट्रैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो यहाँ पे एक सेकेंड, लेट्स सपोज ये पेरेंटल स्ट्रैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम है, डॉटर स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लेट्स सपोज ए है, यहाँ पे सी इनकॉर्पोरेट हो गया है ये जो सी इनकॉर्पोरेट हो गया है, तो डीएनए जो पॉलीमरेज है ये सी इनकॉर्पोरेट करने के बाद में आगे बढ़ जाएगा। मैं फिर अच्छे से बनाती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यस सपना बेटा, दैट इज़ ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ फिंगरप्रिंटिंग, क्योंकि माइक्रो सैटेलाइट्स को हम मार्कर की तरह यूज़ करते हैं एंड हर इंडिविजुअल का जो रिपीटेड रीजन्स है, जो नंबर है, वो सबसे अलग होता है। हर जिस तरह से फिंगरप्रिंट अलग होता है उसी तरह से इसको डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए भी फिंगरप्रिंट भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो 5 प्राइम से 3 प्राइम डीए अगर एक रीजन है एंड 5 प्राइम से 3 प्राइम में सिंथेसिस हो रहा है ना, तो ए है यहाँ पे लेट्स सपोज सी इनकॉर्पोरेट कर दिया है एंड वो डीएनए पॉलीमरेज हमारा आगे बढ़ गया। जैसे वो आगे बढ़ेगा कि ए की जगह पे उसे टी डालना था, उसने सी डाल दिया, वो पीछे आएगा, किस डायरेक्शन में पीछे मुड़ेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम में वो सिंथेसिस कर रहा था, देखिए, ठीक है, वो पीछे जाएगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम में जाएगा एंड 3 प्राइम से 5 प्राइम में जाने के बाद में कट करेगा, ये सी को कट करके हटा देगा, ये हमने देखा था। तो 3 प्राइम से 5 प्राइम में मूव करेगा, उसके बाद 3 प्राइम से 5 प्राइम में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दिखाएगा ये जो 3 प्राइम से 5 प्राइम में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दिखाएगा वहाँ पे कट करके हटा देगा। दिस विल बी कॉल्ड एज प्रूफ रीडिंग, है ना। ये जो प्रूफ रीडिंग होगा, इसकी वजह से जो भी एरर है वो ठीक हो जाएगा। बट ये जो एरर है, प्रूफ रीडिंग को भी अगर एस्केप कर जाए कुछ एरर्स, तो क्या होगा, अगर वो एरर एस्केप कर गए प्रूफ रीडिंग को और रह गए, ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डीएनए, यहाँ पे डीएनए, यहाँ पे डीएनए, यहाँ पे डीएनए, प्रूफ रीडिंग को एस्केप कर गए। अब नेक्स्ट राउंड जो रेप्लिकेशन का होगा उसमें इमेजिन कीजिए ये दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड की तरह बिहेव करेंगे और डॉटर स्ट्रैंड्स बनेंगे। कितना एरर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नेक्स्ट राउंड या नेक्स्ट जनरेशन रेप्लिकेशन में, फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में कितना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस तरह से अगर प्रूफ रीडिंग से कुछ बच गया, डैट मीन्स उसे हाईली एसेंशियल है कि रिपेयर मैकेनिज्म तुरंत आके चेक करके हटाए, ठीक है। तो प्रूफ रीडिंग इम्प्रूव्स द फिडेलिटी ऑफ रेप्लिकेशन बाय अ फैक्टर ऑफ 100। फिडेलिटी मतलब ऑनेस्टी, 100 की तरह, फैक्टर ऑफ 100 मतलब हाईली इम्प्रूव कर देता है क्वालिटी को रेप्लिकेशन प्रूफ रीडिंग में। लेकिन प्रूफ रीडिंग हमेशा फुल प्रूफ नहीं होता है, यहाँ पे देखिए। एंड ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है, मिस इनकॉर्पोरेट हुआ है, ये जो मिस इनकॉर्पोरेट हुआ है, एंड ये भी ध्यान रखेंगे अगर ए है यहाँ पे सी हो गया, तो ऑफकोर्स ए और सी जो है वो करेक्ट बेस पेयरिंग तो नहीं कर पाएंगे ना, करेक्ट 100% बेस पेयरिंग नहीं होगा, इसलिए इसे कहा जाएगा मिस मैच, ठीक है। तो ये मिस इनकॉर्पोरेटेड जो न्यूक्लियोटाइड है, ये जो है अगर डिटेक्शन प्रूफ रीडिंग को एस्केप कर गया, इसे ही कहा जाएगा मिस मैच बिटवीन द न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड एंड द टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ए अगर है और टी आ जाता, दैट वुड बी अ मैच, लेकिन अगर ए है और सी आ गया, दैट इज अ मिसमैच। तो यही मिसमैच अगर प्रूफ रीडिंग एस्केप कर गया, देन आवर रिपेयर मैकेनिज्म विल कम विच विल कॉल्ड एज मिसमैच रिपेयर, MMR। इसे अब हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपेयर मैकेनिज्म्स हैं, सब में से काफ़ी क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब ये जो मिसमैच हो सकता है, मिस इनकॉर्पोरेशन हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। ए है, ACTG 4 न्यूक्लियोटाइड है ना, ए जो है वो उसका करेक्ट मैच क्या होना चाहिए, टी सी का होना चाहिए, जी टी का होना चाहिए, ए जी का होना चाहिए, सी। तो दिस इज आवर करेक्ट पेयर, ठीक है। इनकरेक्ट या मिसमैच होने से क्या होगा, अगर ए है, मैं दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ, हाँ, अगर ए है तो क्या होने से मिसमैच हो जाएगा, सी होने से होगा, जी होने से होगा, ठीक है, ए होने से मिसमैच हो जाएगा। अगर सी है तो टी होने से मिसमैच होगा, ए होने से मिसमैच होगा, सी होने से मिसमैच होगा। अगर टी है तो टी जी सी, जी है तो टी जी ए, देखिए ये हुआ ना मिसमैच।
तो कितने बेस पेयर्स हैं, कितने नाइट्रोजनियस बेसेस हैं, 4, और हर नाइट्रोजनियस बेस कितने के साथ मिसमैच कर सकता है, 3, तो 4 into 3, तो देयर आर 12 चांसेस, तो देर आर 12 पॉसिबल मिसमैचेस फॉर ओवरऑल, देर आर 12 पॉसिबल मिसमैचेस। ये समझ में है ना, ये कॉन्सेप्ट समझ में है। अगर ए है तो टी के साथ होगा, सी है तो जी के साथ, टी है तो ए के साथ, जी है तो सी के साथ। लेकिन अगर ए है तो मिसमैच हो सकता है इन 3 की वजह से, सी है तो इन 3 की वजह से, टी है तो इन 3 की वजह से, जी है तो इन 3 की वजह से। तो ये 4 into 3 मतलब 12 मिसमैचेस हो सकते हैं, ठीक है। एंड ये अगर डिटेक्ट और रिप्लेस हुआ, अगर नहीं हो पाया तो वो परमानेंट चेंज हो जाएगा। जैसा कि मैंने बोला, एक राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में अगर प्रॉब्लम है, उसी वक्त उसे नहीं ठीक किया गया, तो वो नेक्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में अगर वो प्रॉब्लम एंटर कर गई, दैट विल बिकम अ परमानेंट इन द जीनोम ड्यूरिंग ए सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, और इस तरह से वो एक पार्ट हो जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड का। एंड इस वजह से ये जो मिसमैच है, ये प्रॉब्लम आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन अब इसे हम मिसमैच नहीं बोलेंगे, अब इसे बोलेंगे परमानेंट चेंज या म्यूटेशन। आ गया ना समझ में आप लोगों को? मिसमैच कब बोलेंगे? जब वो उसी जनरेशन में डीएनए रिपेयर, सबसे पहली बात तो जब प्रॉब्लम आई तभी प्रूफ रीडिंग हो गया, तब हम उसे बस डीएनए एरर बोलेंगे या मिसमैच बोलेंगे, ठीक है। अगर प्रूफ रीडिंग से बच गया और मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म का जो पूरा एंजाइम का सेट है, पूरा लिस्ट है, वो आके काम करेगा, उससे ठीक हो गया, तो भी हम उसे म्यूटेशन नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर ये इन दोनों के भी वजह से रह गया, बाई चांस, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा हमेशा नहीं होगा, कभी कभी बहुत रेयर ओकेजन्स में कोई मिसमैच प्रूफ रीडिंग और मिसमैच रिपेयर से भी छूट जाएगा, दैट विल कॉज म्यूटेशन एंड दैट विल कॉज अ डिजीज़। अगर वो म्यूटेशन बहुत ही बड़ा स्केल में है और इम्पॉर्टेंट रीजन में है, तो दैट विल बी अ वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। लेकिन अगर यही म्यूटेशन स्मॉल स्केल है या इतना इम्पॉर्टेंट रीजन में नहीं है, तो दैट मे लीड टू वेरिएशन। ये हमने कल समझा था। तो एक बैलेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हर एरर प्रूफ रीडिंग या मिसमैच रिपेयर या रिपेयर मैकेनिज्म से ठीक हो जाएगा, तब तो कहीं वेरिएशन के चांसेस ही नहीं बचेंगे, क्योंकि मेरा जो डीएनए है वो एग्जैक्ट कॉपी होके नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, और उस जनरेशन में यानी उस इंडिविजुअल के हर सेल में भी अगर वो एग्जैक्ट 100% ठीक कॉपी हो के रहेगा, तब तो कहीं पे वेरिएशन के चांस ही नहीं आएंगे। तो वेरिएशन का चांस तभी आएगा जब प्रूफ रीडिंग और रिपेयर मैकेनिज्म से किसी तरह से बच जाए, तब उसे कहेंगे म्यूटेशन। तो आप लोग को समझ में आ गया म्यूटेशन और मिसमैच में फ़र्क? तो वर्ड मिसमैच तब यूज़ किया जाएगा जब वो एक छोटा सा चेंज हुआ, गलती हुई, उस गलती को प्रूफ रीडिंग ने ठीक करने की कोशिश की, तब मिसमैच बोलेंगे, एरर बोलेंगे। अगर प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म नहीं कर पाया ठीक, तो उसे रिपेयर मैकेनिज्म आके ठीक करेगा, मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म। अगर इन दोनों से छूट गया, तब उसे कहा जाएगा म्यूटेशन। तो इतना तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं, देखिए देखिए यहाँ पे ए जो है उसके लिए टी होना चाहिए डॉटर स्ट्रैंड में, लेकिन यहाँ पे देखिए ए जो है यहाँ जी आ गया, ठीक है, मिस इनकॉर्पोरेशन। अब यही सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में देखिए यहाँ पे ये दोनों पेरेंट स्ट्रैंड डॉटर स्ट्रैंड बनेंगे। सॉरी, ये पेरेंट स्ट्रैंड है, ये डॉटर स्ट्रैंड है। देखिए ये वाला पेरेंट स्ट्रैंड यहाँ पे है, ये वाला पेरेंट स्ट्रैंड यहाँ पे है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में CGAGT, ठीक है। तो ये जो A है, तो यहाँ पे जो डॉटर स्ट्रैंड है A की साथ में T आना चाहिए, लेकिन G आ गया। अब ये जो पेरेंट स्ट्रैंड है, यहाँ पे डॉटर स्ट्रैंड बना, यहाँ पे जो डॉटर स्ट्रैंड बना, तो यहाँ ये जो पेरेंट स्ट्रैंड है, यहाँ जो पेरेंट स्ट्रैंड बना, तो देखिए यहाँ पे GCTACA, ये देखिए यहाँ पे है ना, ये वाला जो पेरेंट स्ट्रैंड है वो यहाँ है। रेप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? G है तो ये होगा अपना C होगा, ये C है तो ये G होगा, ये T है तो यहाँ पे A है, ये C है तो यहाँ पे G होगा, ये A है तो यहाँ पे T होगा। तो ये वाला स्ट्रैंड जब पेरेंट स्ट्रैंड की तरह काम करके रेप्लिकेशन हुआ, तब सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन ये वाला पेरेंट स्ट्रैंड बाय चांस, ये एक एग्जांपल कह रहे हैं, तो ये वाला जो पेरेंट स्ट्रैंड है अगर उसका रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, ए है तो यहाँ पे टी ना होके जी अगर आ जाए, तो इस वाले पेरेंट स्ट्रैंड का जब रेप्लिकेशन होके ये डॉटर स्ट्रैंड बन रहा है उस वक्त में मिस इनकॉर्पोरेशन हो गया। डन, ये फर्स्ट राउंड है रेप्लिकेशन। तो ये दो पेरेंट स्ट्रैंड्स हैं, यहाँ पे अलग अलग डॉटर स्ट्रैंड बने और यहाँ एक डीएनए से अब हमारे पास दो डीएनए हैं, ठीक है। अब ये दोनों डीएनए फिर रेप्लिकेशन में एंटर करेंगे, तो ये तो करेक्ट है, इसलिए इसका रेप्लिकेशन आगे काम नहीं देख रहे हैं, नॉर्मल ही होगा। यहाँ पे मिस इनकॉर्पोरेशन हुआ है, प्रूफ रीडिंग से बच गया, रिपेयर मैकेनिज्म से बच गया। अब अगर ये दोनों से बच गया तो क्या होगा, म्यूटेशन ही होगा ना। ये दोनों से बच चुका है, म्यूटेशन आ चुका है। अब ये म्यूटेशन क्यों हुआ, यहाँ पे तो करेक्ट नहीं हो पाया ना, तो ये नेक्स्ट राउंड में डेवलप कर जाएगा, आगे बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे, अब ये वाला यहाँ पे देखिए पेरेंट स्ट्रैंड की तरह काम कर रहा है एंड ये वाला यहाँ पे पेरेंट स्ट्रैंड की तरह काम कर रहा है नीचे। तो यहाँ ए है, देखिए यहाँ पे ए है तो ये ए से टी बना, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे ए, यहाँ पे टी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आ क्या गया, जी, तो सी आया। लेकिन यहाँ पे टी आने के अगर रहता तो क्या आता, यहाँ पे ए आता, जो कि गड़बड़ हुआ है। देखिए ये वाला ए यहाँ पे है तो टी आया, कोई बात नहीं, ये ठीक है। लेकिन ये वाला जब पेरेंट स्ट्रैंड की तरह काम किया तो जी है, आना क्या चाहिए था, इस जी की जगह पे टी आना चाहिए था ना, यहाँ पे टी आना चाहिए था, लेकिन आ गया जी। टी अगर आता तो हमारा क्या होता, नया स्ट्रैंड में ए, लेकिन आ क्या गया, सी हुआ ना। अब ये एक डैमेज है या म्यूटेशन बोल सकते हैं, परमानेंट चेंज। अब फिर ये डॉटर स्ट्रैंड्स की पेरेंट स्ट्रैंड की तरह काम करेंगे, फिर रेप्लिकेशन जब होगा फिर एरर ही कॉपी होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी, अगर ये दोनों पेरेंट स्ट्रैंड की तरह काम किए तो यहाँ ए है तो डॉटर स्ट्रैंड में टी होना चाहिए, लेकिन ए है, जी आ गया। अब ये वाला पेरेंट स्ट्रैंड की तरह काम किया तो रेप्लिकेशन में ए है तो टी आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिस इनकॉर्पोरेशन हुआ था, अब ये पेरेंट स्ट्रैंड की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, तो डॉटर स्ट्रैंड में यहाँ पे ए है तो टी आना चाहिए था, जी आ गया। अगर जी आ गया तो अब क्या आएगा डॉटर स्ट्रैंड में, सी ना आएगा। अगर टी आता तो क्या आता डॉटर स्ट्रैंड में, ए आता, जो कि यहाँ पे अगर नॉर्मल ए रहता, टी रहता तो ए आता, लेकिन यहाँ पे जी है, सी आएगा। नॉर्मल ये होना चाहिए था, तो ये हो गया परमानेंट डैमेज या परमानेंट चेंज। अब ये तो प्रॉब्लम्स थी, अब इसको ठीक कैसे किया जाएगा। प्रूफ रीडिंग से एस्केप कर गया, अब ये एंटर करेगा मिसमैच रिपेयर सिस्टम में। अगर उससे एस्केप कर जाएगा तब ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस तब के हैं। लेकिन अगर वो प्रूफ रीडिंग को एस्केप कर जाएगा तो मिसमैच रिपेयर कैसे काम करेगा, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे एंजाइम्स का लिस्ट याद रखना पड़ेगा एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार इससे क्वेश्चन आता है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम प्रोकैरियोट का पहले पढ़ेंगे, बाद में यूकैरियोट का पढ़ेंगे। प्रो और यू का मैकेनिज्म सेम है, खाली वही सेम, एंजाइम के नाम अलग है, थोड़ा सा अलग है, बस एक पॉइंट खाली अलग है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। सो फर्स्ट वी आर ऑब्जर्विंग दिस इन प्रोकैरियोट, दैट इज बैक्टीरिया। हम पहले बैक्टीरिया में देख रहे हैं मिसमैच रिपेयर कैसे होता है। मिसमैच रिपेयर सुनने से ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, दिस इज ड्यू टू रेप्लिकेशन एरर। अब रेप्लिकेशन एरर क्यों हो सकता है, ड्यू टू टॉटोमेरिज्म। इसके अलावा और डीएनए में क्या क्या एरर आ सकता है, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, पॉइंट म्यूटेशन। Large DNA sequences can be also added or deleted and gross rearrangements, ये सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। स्लिपेज अगर हो गया वो भी एक रीज़न हो सकता है, हॉटस्पॉट्स में, ये रीजंस हमने देखे। अगर ऐसा हो रहा है रेप्लिकेशन की वजह से कोई एरर है तो वो प्रूफ रीडिंग की वजह से ठीक हो जाएगा। अगर प्रूफ रीडिंग से एस्केप कर जाएगा तो मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म आएगा। मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म आएगा तो वो कैसे होगा, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, वो देख रहे हैं। अगर मिसमैच से भी एस्केप कर जाएगा दैट विल बिकम अ परमानेंट चेंज, दैट इज म्यूटेशन। आई होप समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम प्रोकैरियोट की बात करेंगे, फिर यूकैरियोट में देखेंगे पूरा मैकेनिज्म सेम है, खाली एंजाइम के नाम अलग है एंड एक डिफरेंस है जो मैं आपको बता दूंगा। ध्यान से सुनना, मिसमैच रिपेयर मतलब ही दिमाग में आना चाहिए रेप्लिकेशन एरर। रेप्लिकेशन एरर ड्यू टू टॉटोमेरिज्म
and other errors in DNA due to transition, transversion, point mutation, large DNA sequences deleted or inserted, and due to mutation in hotspot regions या replication slippage in hotspot regions of DNA. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. प्रोकैरियोट में ये कौन से एंजाइम्स की वजह से होता है, मैं लिस्ट बना देती हूँ पहले. MUT-S, MUT-H, ठीक है, MUT-L. पहले ये 3 देख लेते हैं. ठीक है, ये 3 नाम आपको कैसे याद रहेंगे? मेरे नाम से अगर याद, मैं जब पढ़ी थी तो मैंने अपने नाम से याद कर लिया था, शेल, SHL. नहीं तो आप शेल से याद रख लिए. जो शेल्स जो पाए जाते हैं जिसमें कि मोतियाँ होती हैं ना, पर्ल्स होते हैं, तो उनके स्पेलिंग से आप SHL याद रख लीजिए. तो MUT-S या MUT-S, MUT-H एंड MUT-L. मैं MUT बोल रही हूँ, उससे मुझे ज़्यादा अच्छे से याद रहता है, इसलिए बस, और कुछ नहीं. तो MUT-S, MUT-H एंड MUT-L. तो ये तीनों का फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले तो MUT-S जो है ये डाइमर के फॉर्म में आता है एंड इट स्कैन्स द DNA. तो MUT-S स्कैन्स द DNA. ठीक है, स्कैन्स द DNA एंड रिकॉग्नाइजेस मिसमैच. ठीक है, मतलब अगर A है तो T आना चाहिए डॉटर स्ट्रैंड में, लेकिन A है तो C आ गया. यहाँ पे नॉर्मल बेस पेयरिंग नहीं होगी, इसको कहा जाएगा डिस्टॉर्शन. नॉर्मल बेस पेयरिंग ना होने की वजह से वहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम डेवलप करेगा, उस वजह से ये जो MUT-S है वो उस एरिया को पहचान लेगा. तो प्रूफ रीडिंग ने उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की, उसे पता ही नहीं चला कि उसने ऐसी गलती कर दी है, वो भाग गया. अब आया मिसमैच रिपेयर सिस्टम MUT-S. उसने क्या किया, स्कैन किया. स्कैन करने से उसको एक जगह पे डिस्टॉर्शन दिखा, मतलब ठीक से पेयरिंग नहीं, बेस पेयरिंग नहीं हुई थी, ठीक से बेस पेयरिंग नहीं हुई थी. उसने उस वजह से वहाँ पे जो प्रॉब्लम देखी उसको पहचाना, तो स्कैन किया एंड रिकॉग्नाइज किया. 2 काम था MUT-S का. तो MUT-S का क्या क्या काम है? स्कैन एंड रिकॉग्नाइज. ठीक है, एंड इस ऑर्डर में याद रखेंगे तो फंक्शन भी याद रखना ईजी हो जाएगा. तो MUT-S एम्ब्रेसेस द मिसमैच. अब क्या है, इसके डाइमर आते हैं. ठीक है, तो ये DNA को आके ऐसे पकड़ता है, मतलब उसको एनसर्कल करता है या उससे बाइंड करने की, बाइंड तो नहीं, वहाँ पे आके इंटरैक्ट करने की कोशिश करता है. जैसे वो एम्ब्रेस, मतलब वो इंटरैक्शन जैसे होता है, इट इंड्यूसेस ए प्रोनाउंस्ड किंक इन द DNA एंड ए कन्फर्मेशनल चेंज इन द MUT-S. जैसे इंटरैक्ट किया MUT-S ने उस एरिया में, MUT-S क्या है, एक प्रोटीन होगा ना, तो यहाँ पे प्रोटीन DNA का इंटरैक्शन होगा. जैसे ये इंटरैक्शन होगा कि DNA में एक किंक आ जाएगा. किंक मतलब क्या है, रिंकल. जैसे कि ये स्ट्रेट DNA है, इस तरह से DNA हो जाएगा. ठीक है, ऐसे चेंज को किंक कहते हैं. और MUT-S में भी चेंज आ जाएगा, कन्फर्मेशनल चेंज. ठीक है, अब जैसे ये MUT-S में ऐसा होगा कि MUT-S के पास एटीपेज एक्टिविटी है, मतलब उसका एक डोमेन होगा जो कि ATP को ब्रेक डाउन करके ADP एंड IP में कन्वर्ट कर सकता है. तो वो वाला डोमेन एक्टिवेट हो जाएगा एंड ATP ADP में कन्वर्ट होगा. और जैसे ये होगा कि एनर्जी रिलीज होगी, जिस वजह से रिपेयर में हेल्प होगा, लेकिन एग्जैक्ट रोल नहीं पता है कि क्या, कहाँ पे ये यूज़ होता है. ठीक है, तो देखते हैं, इसका डायग्राम में देखने की कोशिश करते हैं. देखिए, ये 2 डाइमर हैं MUT-S के. देखिए स्कैन करके जा रहा है, देखिए स्कैन कर रहा है. यहाँ पे देखिए T है, यहाँ A होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे G आ गया है, मिसमैच हुआ है, जिस वजह से देखिए डिस्टॉर्शन है. डिस्टॉर्शन मतलब यहाँ पे DNA का रीजन नॉर्मल नहीं है. जैसे यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पे आके ये दोनों जो डाइमर्स थे ये ऐसे थे, जैसे इस रीजन में आ गए हैं, देखिए एम्ब्रेस हो गया, मतलब DNA के साथ इंटरैक्ट कर गए. एंड दोनों डाइमर जो है, ये देखिए, ये दोनों एक एक सब यूनिट है ना MUT-S का, वो देखो डाइमर हो गए. ठीक है, जैसे ऐसा होगा, जैसे MUT-S DNA के साथ में इंटरैक्ट कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा, ATP जो है वो हाइड्रोलाइज कर जाएगा, क्योंकि MUT-S की जो एटीपेज एक्टिविटी है वो एक्टिव हो जाएगी. ATP ADP में हाइड्रोलाइज कर जाएगा. देखिए ATP दोनों सब यूनिट के पास है और वो तुरंत ADP में कन्वर्ट हो गया. इतना समझ में आ गया. अब आएगा कौन, MUT-H और MUT-L. MUT-H और MUT-L क्या है, तो MUT-H जो है वो एंडोन्यूक्लियस है और MUT-H एंड MUT-L ये दोनों आएगा. तो यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे मट एल और मट एच है। मट एच क्या करेगा? सो इट इज़ एन एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? देखिए एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, जहाँ पे मिसमैच है उससे कहीं दूर, देखिए यहाँ पे मिसमैच है ना, टी और जी है, उससे कहीं दूर जाके मट एच जो है निक क्रिएट करेगा। निक क्या है मैं बताऊंगी, कट इन द फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन, मैंने पहले भी पढ़ाया है, हम डायग्रामेटिक फॉर्म में देखेंगे, डीएनए पूरा ड्रॉ करेंगे फिर सब देखेंगे, डोंट वरी। निक मतलब इतना समझ लीजिए, डीएनए के बैकबोन में कट आएगा। डीएनए के बैकबोन मतलब क्या हो गया, एस पी एस पी एस पी टी ए सी ए, यहाँ पे टी आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे लेट्स सपोज जी आ गया। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे ठीक से पेयरिंग नहीं हो पाई। ठीक है, एक से हाँ, सी जी एस पी एस पी एस, ठीक है, ये मिसमैच है यहाँ पे, है ना। चलो अब कौन आएगा, मट एस, मट एस इंटरैक्शन, इंटरैक्शन मट एस और डीएनए में दोनों में प्रॉब्लम करेगा। डीएनए में किंक आएगा, थोड़ा सा डीएनए का स्ट्रक्चर जो है रिंकल के जैसा, मतलब उसमें उसका जो नॉर्मल था पूरा स्ट्रेट था लेट सपोज, वो थोड़ा सा उसमें बेंडिंग जैसा या थोड़ा उस रीजन में रिंकल की तरह डेवलप करेगा। मट एस का कन्फर्मेशनल चेंज होगा और दोनों ही तरफ जो उसके पास एटीपी थे वो उसको ब्रेक डाउन करके एडीपी में कन्वर्ट कर देगा। ये एनर्जी कैसे यूज़ होगा वो नहीं पता अभी तक। ठीक है, अब क्या आएगा, तो आएगा मट एल और मट एच। एस तो हो गया, एस एच एल इस फॉर्म में मैंने पढ़ाया आपको। अब एच का फंक्शन हमको सीखना है। मट एच क्या करेगा, मट एच जहाँ पे किंक आया, डिस्टॉर्शन जहाँ पे है, जहाँ पे किंक क्रिएट किया मट एस ने, मट एस ने क्या क्या किया, स्कैन किया, रिकॉग्नाइज किया, बाइंड किया, जिस वजह से डीएनए में किंक आया, मट एस का कन्फर्मेशनल चेंज हुआ और मट एस ने एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट किया। जहाँ पे वो किंक है उससे कहीं पास में ही, उसी एरिया में नहीं, कहीं पास में, यहाँ पे लेट्स सपोज इस एरिया में, मतलब समझ लो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, मतलब बहुत लंबा डीएनए है, मैं तो छोटा बनाई हूँ, यहाँ पे ये बैकबोन में कट करेगा, जिसको निक बोलेंगे। ओके, मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ आपको, इस कलर से दिखाओ, इस, ये देखिए यहाँ पे कट करेगा, इसको बोलेंगे निक, है ना। यहाँ पे कट करेगा, जहाँ पे प्रॉब्लम है उस एरिया में नहीं, उससे कहीं दूर जाके, तो उसे कहा जाएगा निक। मैं और डिटेल में अच्छे से लंबा डीएनए बनाऊंगी। तो ये कौन क्रिएट करेगा, याद रखेंगे, एस का फंक्शन आपको पता चल गया, तो अब किसका फंक्शन याद रखना है, एच का। तो एच क्या करेगा देख सकते हैं, इट इज़ एन एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, तो डीएनए के अंदर में कट करता है। तो देखिए यहाँ पे मट एच जो है उसने निक क्रिएट किया, कहाँ पे, अराउंड या नियर द रीजन ऑफ मिसमैच या नियर द रीजन ऑफ किंक क्रिएटेड बाय मट एस। डन। मट एल क्या करेगा, तो मट एल जो है वो बेसिकली मट एच को हेल्प करेगा इसमें, या एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा। तो क्या क्या आया, मट एस आया, मट एल और मट एच। मट एस रिक्रूट्स मट एल एंड मट एच, ठीक है। मट एच इज एन एंडोन्यूक्लियस दैट क्रिएट्स ए निक इन द डीएनए नियर द साइट ऑफ द मिसमैच। हो गया, आ गया ना समझ में, तीनों का फंक्शन पहले समझ में आया। देखिए ये तीनों का फंक्शन समझ में आया, मट एस, मट एच और मट एल, ठीक है। तो मट एस ने मट एल एंड मट एच को लाया, मट एल क्या करेगा, मट एच को एक्टिवेट करेगा। तो एस एच एल इस सीक्वेंस में याद रखेंगे, एस का फंक्शन है स्कैन, रिकॉग्नाइज, बाइंड, क्रिएट किंक, हाइड्रोलाइज एटीपी। 5 क्या क्या, स्कैन द डीएनए फॉर द मिसमैच, bind with the mismatched or distorted portion of the DNA, create kink in DNA, create conformational change in itself. As a result, the ATP bound to it hydrolyzes. 5 फंक्शन हो गए मट एस के। इसके बाद it recruits मट एच एंड मट एल।
MUT-H is an endonuclease which produces a nick near the kink area या near the mismatched area of DNA. MUT-L, it activates MUT-H. Okay? So MUT-H is an enzyme that causes an incision or nick in one strand near the site of mismatch. तो ये तीनों का फंक्शन हमें आ गया. पूरा एक लिस्ट है, एक एक करके ध्यान देंगे तो याद रहेगा. अब आगे बढ़ते हैं. इसके बाद किसका फंक्शन होगा? तो SHL शेल के बाद में आएगा UVRD जो कि एक हेलिकेज है. ठीक है. तो निकिंग इज फॉलोड बाय द एक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक हेलिकेज UVRD. ठीक है. और एक एक्सोन्यूक्लियस भी आएगा जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में बताया जाएगा. तो एक्सोन्यूक्लियस आएगा, इसके बाद में UVRD के बाद में आएगा एक्सोन्यूक्लियस. ठीक है. अब एक्सोन्यूक्लियस के बाद आएगा DNA पॉलीमरेज 3, उसके बाद आएगा DNA लाइगेज. तो अभी बेसिकली इतने के बारे में हमको पता चला. बाकी इन सब का फंक्शन देखेंगे. सबसे पहले कौन आया? MUT-S, MUT-H, MUT-L, UVRD, एक एक्सोन्यूक्लियस, DNA पॉलीमरेज 3 एंड DNA लाइगेज. तो 7 इंडिविजुअल्स आए एक एक करके. कैसे और क्या फंक्शन है यहाँ देखते हैं. देखिए अब जो ये एक्सोन्यूक्लियस है ये क्या करेगा? देखिए यहाँ पे निक क्रिएट हो गया ना. निक क्रिएट हुआ ना. अपने हाथ से ड्रॉ करके दिखाती हूँ. यहाँ पे मिसमैच है. ये पेरेंट, ये एक स्ट्रैंड है DNA का, ये दूसरा स्ट्रैंड है. यहाँ पे निक डेवलप कर गया है. ठीक है. MUT-SHL का फंक्शन हो गया है. अब देखिए DNA का 2 सेगमेंट हो गया है. अब ये दोनों सेगमेंट के एंड्स में कट करने के लिए कौन आएगा? एक्सोन्यूक्लियस आएगा. क्योंकि एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? DNA के अंदर में कट करता है. एक्सोन्यूक्लियस एंड्स में कट करता है. अब ये जो एक्सोन्यूक्लियस है ये निक को लंबा करेगा. ये DNA छोटे हो जाएंगे. मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है, डिस्टॉर्शन यहाँ पे था, मिसमैच यहाँ पे था, उससे कहीं पास में ही कहीं पे निक डेवलप किया. सो मैं लेबल कर देती हूँ इन रीजन्स को. एक सेकेंड. सो दिस इज आवर मिसमैच. ठीक है. दिस इज आवर निक. ठीक है. अब एक एक्सोन्यूक्लियस आएगा जिसके बारे में हम देखने वाले हैं अभी. वो एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा? इट प्रोड्यूसेस अ स्मॉल गैप. ठीक है. दिस गैप विल बी क्रिएटेड नियर एंड बियॉन्ड. मतलब ये मिसमैच के इस रीजन से आगे बढ़ेगा और ये आगे बढ़ते जाएगा. मतलब टूवर्ड्स एंड बियॉन्ड, ये दोनों वर्ड यूज़ होगा एक्सप्लेन करने के लिए. यहाँ जो हो रहा है क्या है मैं बताती हूँ. देखिए ये जो निक है, ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज वो निक था. तो जो एक्सोन्यूक्लियस है वो क्या किया? DNA के इस एंड को खाते गया. कट 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 करके आगे बढ़ते गया. आगे बढ़ते बढ़ते इसको मिसमैच को क्रॉस करके आगे बढ़ गया. तो दिस विल बी टूवर्ड्स ना. इस DNA के एंड से उसने कटिंग स्टार्ट किया. जहाँ डिस्टॉर्शन या मिसमैच था उसके पास बढ़ा, आगे बढ़ा, उससे मतलब उसके पास गया, उसको क्रॉस करके आगे बढ़ गया. तो एक्सोन्यूक्लियस कट्स द निक्ड रीजन ऑफ DNA टूवर्ड्स एंड बियॉन्ड द मिसमैच. आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? टूवर्ड्स एंड बियॉन्ड द मिसमैच देयर विल बी अ गैप प्रोड्यूस्ड. तो निक से गैप में कन्वर्जन होगा. अब ये क्या है? डायग्रामेटिकली समझाती हूँ. शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट. लंबा DNA बनाऊंगी. ठीक है. यहाँ पे शुगर है. ठीक है. A C T G लेट्स सपोज. डबल बॉन्ड T. यहाँ पे C है तो G आना चाहिए लेकिन यहाँ A आ गया है. डबल बॉन्ड A, ट्रिपल बॉन्ड C. शुगर, यहाँ पे फॉस्फेट है. फॉस्फेट, शुगर, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट. ठीक है.
ये देखिए डिस्टॉर्टेड रीजन है, ठीक है। मट एस आएगा, मट एस, मट एच आया, सॉरी मट एच तो एक ही है, एक ही यूनिट है, सब यूनिट है। रुकिए मैं कट कर इसको डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, मट एच आया, मट एल आया, मट एल। मट एल जो है वो क्या करेगा, जहाँ पे डिस्टॉर्शन है उससे कहीं दूर पे जाके निक क्रिएट करेगा। यहाँ पे इसने निक क्रिएट किया, ठीक है। अब वहाँ पे हम डिलीशन इरेज कर देते हैं इस बॉन्ड को। देखिए निक आ गया ये निक है, ठीक है। ये किसने किया, ये निक किसने किया, ये निक क्रिएट हुआ ड्यू टू द मट एच। मट एच को एक्टिवेट किसने किया, मट एल ने। हो गया, निक आ गया। दिस निक इज द कट इन द फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन। हो गया, डन। अब आएगा हेलिकेज। कौन सा हेलिकेज आएगा, UVR, ठीक है। ये UVR क्या करेगा, ये जो यहाँ पे कहाँ पे डिस्टॉर्शन यहाँ पे है ना, इसके पास वाले रीजन में, लेट्स सपोज यहाँ पे निक हुआ है, ये जो निक है देखिए यहाँ पे ये एक DNA सेगमेंट हो गया, यहाँ पे एक DNA सेगमेंट हो गया। दो सेगमेंट्स हो गए कि नहीं, दो अलग अलग सेगमेंट हो गए, दो अलग अलग एंड्स हो गए DNA के। ये जो दो एंड्स है, अब इन्हें काटने के लिए एक्सोन्यूक्लियस चाहिए होगा। एक्सोन्यूक्लियस काट के जाएगा एंड हेलिकेज क्या करेगा, DNA जो आपस में बेस पेयर्ड हुए हैं, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, उन्हें तोड़ने में हेल्प करेगा और एक्सोन्यूक्लियस उस एरिया को खा के जाएगा, ठीक है। तो आएगा हमारा UVR जो कि हेलिकेज है, उसके बाद आएगा एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, जहाँ पे निक है वहाँ से कट करके आगे बढ़ेगा डिस्टॉर्शन के पास, उससे बियॉन्ड चला जाएगा। तो हम अब डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, किसी और पेन से बनाते हैं। ये रीजन में एक्सोन्यूक्लियस आएगा और एक्सोन्यूक्लियस यहाँ पे कट कर करके इस रीजन को कट कर करके खा के आगे बढ़ जाएगा। ये पूरे ही रीजन को वो हटा देगा यहाँ से, ये सबको यहाँ से हटा देगा, ठीक है। एंड यहाँ जो बॉन्ड्स है, ये जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड था, इसे हेलिकेज तोड़ने में हेल्प करेगा एंड ये रीजन को खाएगा कौन, एक्सोन्यूक्लियस। सो मैं अब इसे इरेज कर देती हूँ। देखिए ये पूरा ही खत्म हो जाएगा टुवर्ड्स एंड बियॉन्ड। देखिए, ठीक है, ये देखिए हुआ ना। एंड इसके ऊपर इस रीजन में भी ऊपर में DNA है, यहाँ पे भी नीचे में DNA है। अब ये देखिए, ये एक स्ट्रैंड है DNA का, ये एक स्ट्रैंड है, यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया है ना। ये गैप जो है ये फिलअप होगा DNA पॉलीमरेज 3 की वजह से, ये इसको फिलअप कर देगा। एंड इसके ऊपर भी तो DNA है, लंबा DNA इसके ऊपर भी तो है। कोई नया सेगमेंट जो बनाएगा उसको DNA लाइगेज ऊपर वाले सेगमेंट से जोड़ देगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे डिस्टॉर्शन है, मट एस उसके बगल में डाइमर आया, उसका दोनों मोनोमर्स आए हैं, स्कैन करके आगे बढ़ा, जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे दोनों बाइंड कर गए, ATP टूट गया, मट एल और मट एच आ गया। मट एच क्या करेगा, निक क्रिएट करेगा, मट एल उसमें हेल्प किया। एक्सोन्यूक्लियस क्या किया, इस वाले एंड DNA को खा के आगे बढ़ गया, इस वाले एंड से आगे बढ़ गया। देखिए ये यहाँ पे जहाँ पे डिस्टॉर्शन था ना, उसके भी आगे भाग गया वो टुवर्ड्स एंड बियॉन्ड, ठीक है। UVR ने इस काम में हेलिकेज में, मतलब इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे उसको तोड़ा एंड एक्सोन्यूक्लियस ने उस DNA को खाया। अब ये DNA पॉलीमरेज ने इस गैप को भरा एंड ये जो नया DNA बना ना, यहाँ पे डार्क कलर में आपको दिख रहा होगा ऑरेंज, ये डार्क ऑरेंज, और ये पुराने वाले DNA से ये नया DNA जो है उन दोनों को जोड़ने में DNA लाइगेज ने हेल्प किया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया, और भी ध्यान से देखेंगे बाद में और अच्छे से देखेंगे कल। H
मट एल, UVR, देन क्या है एक्सोन्यूक्लियस, देन DNA पॉलीमरेज 3 एंड DNA लाइगेस। ठीक है, ये प्रोकैरियोट का सिस्टम है। प्रोकैरियोट में आपको याद होगा DNA पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3 थे, 3 पॉलीमरेज थे। DNA पॉलीमरेज 2 जो था, इट इज़ द मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम which helps in replication as well as proofreading. DNA polymerase 1, it helps in removal of primer, and DNA polymerase 3, it helps in DNA repair, मैंने आपको बताया था, तो वही यहाँ पे है DNA polymerase 3 एंड DNA ligase। सो ये लिस्ट है सारे एंजाइम्स का। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। UVRD, अच्छा ये DLH, ये सब क्या है? ये सब बहुत सारे इस तरह के एंजाइम्स होते हैं, तो इसलिए इन्हें ABCD इस तरह से अलग किया जाता है एक दूसरे से। एंड मट S, मट H, मट L, मट म्यूटेशन वर्ड से आया है। UVRD, ये UV रेडिएशन में भी, यानी रेडिएशन रिलेटेड जो होता है ना प्रॉब्लम, एरर, वहाँ पे भी काम करता है, वहाँ से इसका नाम इस तरह से आया है। एक्सोन्यूक्लियस, ये हमारा एंडोन्यूक्लियस है। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। यही सेम मैकेनिज्म यूकैरियोट में होता है, नाम अलग है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि ये तो मैकेनिज्म है, कल फिर से और एक बार पूरा डायग्राम बना के हम देखेंगे। ये जो मैकेनिज्म है, इसमें ये एक DNA का फ्रैगमेंट है 5 प्राइम से 3 प्राइम, या एक स्ट्रैंड है। यहाँ पे दूसरा स्ट्रैंड है 3 प्राइम से 5 प्राइम। यहाँ पे प्रॉब्लम डेवलप किया। ठीक है, मट S ने इसको स्कैन किया। ठीक है, ये रेप्लिकेशन के टाइम में अगर हुआ है, रेप्लिकेशन के टाइम में ही ना चांस है कि इनकॉर्पोरेट मिस इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, तो मिस इनकॉर्पोरेट होके चला गया। अब जो आएगा हमारा मट S, वो ये कैसे पहचानेगा कि यहाँ पे मिस इनकॉर्पोरेशन हुआ है या यहाँ पे? मतलब उसे कैसे पता चलेगा कि पेरेंट स्ट्रैंड कौन सा है, डॉटर स्ट्रैंड कौन सा है? क्योंकि यहाँ पे अगर A है, ध्यान से देखिएगा प्रॉब्लम क्या, मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे अगर A है, यहाँ पे C आ गया लेट सपोज। ठीक है, तो पेरेंट स्ट्रैंड में A है, उस जगह पे C आ गया रेप्लिकेशन के टाइम में। ठीक है, हमें पता है कि ये पेरेंट स्ट्रैंड है, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये पेरेंट स्ट्रैंड है, ये डॉटर स्ट्रैंड है। तो आप मट S को बोलेंगे कि तुम जाओ यहाँ से C को काट के हटा दो, लेकिन मट S को तो हमने बोला कि ये डॉटर स्ट्रैंड है। अब क्योंकि हमें पता था कि ये पेरेंट स्ट्रैंड है, अब अगर हमें नहीं पता कि इन दोनों में से पेरेंट स्ट्रैंड कौन सा है, डॉटर स्ट्रैंड कौन सा है, हमें कैसे पता चलेगा कि A ओरिजिनल था या C ओरिजिनल था? क्योंकि अगर A ओरिजिनल था तो डॉटर स्ट्रैंड में T आना ज़रूरी है, T की जगह पे C है, तो ये प्रॉब्लम है। हमें अगर पता होगा कि A ओरिजिनल है तब ना, अगर मैं C को ओरिजिनल समझ लूँगी तो C ओरिजिनल होगा। मैं इसको पेरेंट स्ट्रैंड अगर मैं समझ ली, मुझे पता नहीं पेरेंट स्ट्रैंड कौन सा है, मैंने इसको पेरेंट स्ट्रैंड समझ लिया, C है मेरा ओरिजिनल, C है तो मुझे डॉटर स्ट्रैंड इसको समझा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, G आना चाहिए। लेकिन G की जगह पे अगर मुझे क्या दिख रहा है, A दिख रहा है, तो मैं A को ठीक करूँगी ना, C को ठीक करने के बजाय। समझ रहे हैं प्रॉब्लम क्या है? तो मट S को पता कैसे चलेगा कि पेरेंट स्ट्रैंड कौन सा है, डॉटर स्ट्रैंड कौन सा है? क्योंकि उसे डॉटर स्ट्रैंड को ठीक करना है, पेरेंट स्ट्रैंड को नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम है कि कैसे पता चलेगा कि पेरेंट स्ट्रैंड कौन सा है, डॉटर स्ट्रैंड कौन सा है, ये डिटेक्शन बहुत बहुत एसेंशियल है। ये डिटेक्शन होना एसेंशियल है। यहीं पे यूकैरियोट प्रोकैरियोट अलग होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि प्रोकैरियोट इस मेथड में, यहाँ डिटेक्शन में अलग तरीका यूज़ करता है एंड यूकैरियोट अलग तरीका यूज़ करता है। यहाँ पे डिफर करते हैं, एज वेल एज यूकैरियोट के केस में अलग नाम है एंजाइम्स के। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, ये होता है बिकॉज ऑफ DNA मिथाइलेशन। आप लोग को पता ही होगा, मैंने पहले भी ये बात समझा है। प्रोकैरियोट से केस में GATC का रीजन जो होता है, ये एक टेट्रा न्यूक्लियोटाइड रिपीट होता है। प्रोकैरियोट के केस में टेट्रा न्यूक्लियोटाइड GATC बहुत बार रिपीट होता है। इस तरह से रिपीटेड रीजन रहता है बहुत सारी जगहों पर DNA में। ठीक है, जहाँ पे भी ऐसा होता है उसका एडेनाइन रिंग को मिथाइलेट किया जाता है बिकॉज ऑफ डैम, एन एंजाइम विच इज कॉल्ड एज DNA
डीएनए एडेनाइन मिथाइलेज। तो ये जो डीएनए एडेनाइन मिथाइलेज एंजाइम है, दिस मॉडिफाइज एडेनाइन, सो दिस इज बेस मॉडिफिकेशन बिकॉज ऑफ एंजाइम, जो हमने डीएनए स्ट्रक्चर में पढ़ा है बहुत से बार, ये चीज़ें हमने देखी। सो ये जो एडेनाइन है ये मिथाइलेट हो जाता है। इस तरह से दोनों स्ट्रैंड में जो एडेनाइन होंगे वो मिथाइलेटेड रहेंगे। GATC यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हुआ, CTAG, CTAG, यहाँ पे भी ए मिथाइलेट होगा। तो ये दोनों स्ट्रैंड में इस तरह से CCC DNA होगा ना उसमें, तो दोनों ही स्ट्रैंड मिथाइलेटेड है। ऐसा नॉर्मल है, अभी ये सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। अब ये सेल डिवीजन में एंटर करेगा तो पेरेंट स्ट्रैंड से डॉटर स्ट्रैंड बनेगा। तो ये जो डीएनए मिथाइलेज है या जो ये डैम मिथाइलेज है, ये एंजाइम पेरेंटल स्ट्रैंड से जैसे ही डॉटर स्ट्रैंड बनेगा, कि डॉटर स्ट्रैंड का जहाँ पे भी GATC पेरेंट स्ट्रैंड में था और डॉटर स्ट्रैंड में जहाँ पे भी उसको ये सीक्वेंस मिलेगा, तुरंत वो आके एडेनाइन को मिथाइलेट कर देगा। लेकिन ये जो मिथाइलेशन का ये प्रोसेस है, ये थोड़ा सा डिलेड फॉर्म में रहेगा, ताकि MUT-S आके आराम से चेक कर सके कि कहाँ कहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। जैसे ही उसको मिथाइलेटेड एडेनाइन दिख जाएगा, वो पहचान जाएगा कि ये पेरेंटल स्ट्रैंड है। जहाँ पे मिथाइलेटेड नहीं है वो डॉटर स्ट्रैंड है। अगर डॉटर स्ट्रैंड में उसको मिसमैच दिखेगा, उसको ठीक करके चला जाएगा। जैसे ये मेथड पूरा होगा कि डैम आएगा एंड मिथाइलेट करके दोनों DNA स्ट्रैंड को मिथाइलेटेड फॉर्म में, कंप्लीट मिथाइलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जब रेप्लिकेशन हो गया, पेरेंटल स्ट्रैंड मिथाइलेटेड है लेकिन डॉटर स्ट्रैंड नहीं है, उसे कहा जाता है हेमी मिथाइलेटेड स्टेट। जैसे दोनों ही स्ट्रैंड मिथाइलेट हो जाते हैं, उसे कहा जाता है फुल्ली मिथाइलेटेड स्टेट। एंड इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है हमारा डैम या डीएनए एडेनाइन मिथाइलेज। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना इन प्रोकैरियोट इज़ वेरी इजी, लेकिन ऐसा यूकैरियोट में नहीं होता है। यूकैरियोट में कैसे होता है, यूकैरियोट में ओकाजाकी फ्रैगमेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, जिसके बारे में कल हम डिटेल में देखेंगे। सो हमने आज पूरा मेथड देख लिया, बस थोड़ा ही बाकी है। आज हमने पूरा मेथड देख लिया। क्या क्या देखा हमने देखा कि डीएनए का रेप्लिकेशन एरर टॉटोमेरिज्म की वजह से हो सकता है। अगर टॉटोमेरिक फॉर्म्स है तो वो इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं। मिसमैच है, ए है अगर, तो सी है आ गया, मिसमैच हो सकता है, मिसमैच रिपेयर रह सकता है, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, ये सारी चीज़ें देखी। फिर हमने देखा कि ये प्रूफ रीडिंग से ठीक हो जाता है। अगर प्रूफ रीडिंग से नहीं ठीक होता है तो मिसमैच रिपेयर सिस्टम आके इसको ठीक करता है। अगर मिसमैच रिपेयर सिस्टम इसको नहीं ठीक कर पाता है तो ये म्यूटेशन हो जाता है और डिजीज़ करता है। ठीक है, फिर हमने देखा मिसमैच रिपेयर में MUT-S, MUT-H, MUT-L एक्सोन्यूक्लियस, जिसका नाम हम कल देखेंगे, UVRD एक हेलिकेस एंड DNA लाइगेज, DNA पॉलीमरेज 3, ये 7 एंजाइम्स इसको करते हैं। यही यूकैरियोट में भी है, नाम अलग होगा। प्रोकैरियोट में MUT-S कैसे पहचानेगा कि डॉटर स्ट्रैंड कौन सा है, पेरेंट स्ट्रैंड कौन सा है, तो वहाँ पे मिथाइलेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो these things first we will revise tomorrow, then we will see the difference of prokaryote and eukaryote, then we will see another repair mechanism tomorrow in tomorrow's class at 7 PM. So आप कल 7 PM की क्लास में इस चीज़ को हम पूरा डायग्रामेटिकली समझेंगे, यूकैरियोट के अलग अलग नाम देखेंगे एंजाइम का, एंड यूकैरियोट में कैसे पहचानते हैं कि पेरेंट स्ट्रैंड कौन सा है, डॉटर स्ट्रैंड कौन सा है, क्योंकि यूकैरियोट में ये डैम नहीं है ना, यूकैरियोट में GATC होता है, ये तो प्रोकैरियोट में होता है। ठीक है, सो दीज थिंग्स वी विल सी टुमारो। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट टुमारो एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। थैंक यू।